उधर 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से रूस के हमले का सामना कर रहे जेलेंस्की ने 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल को संबोधित किया। उनके वीडियो संदेश के साथ इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई और जैसे ही जेलेंस्की वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन पर नजर आए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इसके बाद जेलेंस्की ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने रूस के साथ चल रही जंग का जिक्र करते हुए अंत में यूक्रेन के ही जीतने की बात कही। Ми це ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло. Війна не пекло, війна це війна, а пекло це пекло. यही नहीं, अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर का भी नाम लिया और इसके जरिए उन्होंने इशारों में पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कैन फिल्म फेस्टिवल में मौजूद लोगों को रूस के हमले के बाद यूक्रेन के बुरे हालात के बारे में भी बताया। जेलेंस्की का वीडियो संदेश जैसे ही खत्म हुआ, वहां मौजूद लोगों ने एक बार फिर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। इस बीच रूस की सेना ने दावा किया कि उसने ज़ापोरिज्जिया में उसकी एक यूनिट पर बड़ा हमला करने आए यूक्रेन की सेना के काफिले को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक उसकी सेना की एक यूनिट पर हमले के लिए यूक्रेन की सेना की 2 बटालियन भेजी गई, जिनमें कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों सैनिक शामिल रहे। लेकिन यूक्रेन की सेना का यह काफिला रूस के ड्रोन की नजरों से नहीं बच सका और ड्रोन से सटीक जानकारी मिलते ही रूस की सेना ने जोरदार हमला बोल दिया। रूस ने यूक्रेन की सेना के काफिले पर आसमान और जमीन दोनों तरफ से भीषण हमला किया। ड्रोन से गिराए गए बमों ने यूक्रेन की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को एक एक करके नेस्त नाबूद करना शुरू कर दिया। जैसे ही ड्रोन से गिराए गए बम अपने निशाने पर लगते, वो आग के गोले में बदला दिखाई देता। जबकि रूसी सेना के टैंक से बरसाए गए गोलों ने भी यूक्रेन की सेना में खलबली मचा दी। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जिस इलाके में यूक्रेन की सेना पर यह हमला बोला गया, वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी और यही वजह रही कि खुले में मौजूद यूक्रेन की सेना के टैंक और सैनिक रूसी सेना के ड्रोन और टैंकों का शिकार बनते रहे। ड्रोन से ली गई हमले की तस्वीरों में वहां के एक बड़े इलाके में जगह जगह तेज धमाकों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जबकि हमले के बाद की तस्वीरों में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह जली और टूटी फूटी नजर आईं। कई टैंकों के तो परखचे उड़े दिखाई दिए। रूस ने इस हमले का वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना के 26 टैंक तबाह कर दिए और उसके करीब 100 सैनिकों को मार गिराया। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने अलग अलग शहरों में हमले के दौरान कई स्कूलों को भी निशाना बनाया। हालांकि पुतिन के सैनिक ये दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने अब तक कहीं भी ऐसा हमला नहीं किया जो युद्ध अपराध के दायरे में आता हो और सैन्य ठिकानों के अलावा उन्होंने किसी और इमारत को अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन के सैनिकों ने इस युद्ध में सारी सीमाएं तोड़ दी और तबाही मचाने के जुनून में उन्होंने न केवल रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी की, बल्कि कई स्कूलों को भी बर्बाद कर दिया। चरनेव इलाके से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां भीषण बमबारी से एक स्कूल का नामो निशान मिट चुका था। बच्चों की क्लास, खेलने वाली जगह और स्कूल की इमारत सब कुछ तहस नहस दिखाई दी। स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर का दावा है कि उन लोगों ने रूसी हमले से पहले ही स्कूल की खिड़कियों और छत पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे, जिन पर स्कूल में बच्चों के होने की बात लिखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद रूस के जंगी विमानों ने वहां बम बरसाए, जिससे भारी तबाही मच गई। Якщо це кидалась бомба, вони бачили, що це школа, правильно? Якщо це були якісь гради, то вони... बताया गया कि इस हमले में वहां स्कूल की टीचरों के अलावा कुछ बच्चों की भी मौत हो गई थी। गुजरात के वडोदरा में चल रहे स्वामी नारायण के युवा शिविर को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम ने अपने संबोधन में स्वच्छता वॉरियर्स को याद किया और कहा कि स्वच्छता वॉरियर्स ने काशी की तस्वीर बदल दी। मैं जो जયારે હું સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવતો હતો તો કાશીમાં નાગાલેન્ડની એક દીકરી તેમસુ તુલા એનું નામ, તેમસુ તુલા, આપણે તે ચિત્રલેખા એના માટે સરસ લેખ લખ્યો હતો। આ દીકરી થોડા વર્ષો પહેલા કાશીમાં ભણવા માટે આવી અને કાશીમાં એને રહેવાનું બધું આમ મજા આવવા માંડી। એ ઘણો સમય કાશીમાં રહી, નાગાલેન્ડથી આવી। ઈસાઈ સંપ્રદાયમાં પૂજાપાઠ વિશ્વાસ કરનારી દીકરી પણ જરા સ્વચ્છતાનો અભિયાનનું આવ્યું તો એકલી એકલી કાશીના ઘાટ સાફ કરવા માંડી।
ધીરે 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 અનેક નવજવાનો જોડાતા ગયા અને લોકો જોવા આવતા હતા કે આ ભણેલા ગણેલા જીન્સના પેન્ટ પહેરેલા દીકરા દીકરીઓ આટલી બધી મહેનત કરે છે અને પછી તો કાશી આખું જોડાવા માંડ્યું. આપ વિચાર કરો કે જ્યારે આપણે નાગાલેન્ડની એક દીકરી કાશીના ઘાટ સાફ કરતી હોય, મનમાં કલ્પના કરો કે અંતર મનને કેટલી મોટી અસર કરી જાય. स्वीडन और फिनलैंड भी पिस सकते हैं. सीरिया में नरसंहार का 9 साल पुराना एक वीडियो सामने आया जिसमें कई लोगों को एक साथ गोली मार दी गई थी. इस नरसंहार का आरोप वहां की बशर अल असद की सरकार पर लगा. दावा किया गया कि सीरिया की सरकार ने गृह युद्ध के दौरान विद्रोह को दबाने के लिए ये हत्याएं करवाई थी, जिसका वीडियो 9 साल बाद अब सामने आया. बताया गया कि राजधानी दमिश्क में हुए नरसंहार का यह वीडियो 16 अप्रैल 2013 का है. आरोप है कि सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों को कुचलने के लिए हत्याएं करवाई थी. जो वीडियो सामने आया उसमें 2 इमारतों के बीच एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें कई लोगों के शव पड़े थे. इस दौरान वहां सीरिया की सेना का एक जवान एक आदमी को उस गड्ढे की तरफ ले जाता दिखा. उस आदमी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ भी बांध दिए गए थे. गड्ढे के पास पहुंचते ही सैनिक ने उसे धक्का दे दिया जिससे वो उसमें गिर पड़ा. इसी तरह एक दूसरे आदमी को भी वहां लाया गया और उसे भी गड्ढे में धकेल दिया गया. इसके बाद वहां मौजूद एक सैनिक ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. दावा किया गया कि इस नरसंहार में 41 लोगों को मार दिया गया था. यह भी दावा है कि बशर अल असद की सरकार ने हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए वहां इस तरह कई नरसंहार करवाए थे. उधर इजराइल के यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क गई. बताया गया कि पिछले महीने इजराइल पुलिस के साथ हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल इस शख्स की 2 दिन पहले मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों की इजराइल पुलिस के साथ झड़प हो गई. बवाल बढ़ता देख पुलिस ने तेज रोशनी के साथ आवाज करने वाले स्टन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागनी शुरू कर दी. इसके बाद तो मानो पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया और काफी देर तक वहां फायरिंग की आवाज गूंजती रही. इससे पहले पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठियां मारकर खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए. बताया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया. इस बीच खबर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को मनाने में जुट गया है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन आतंकियों को वो मना रहा है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, जिन पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगता रहा है. दावा किया गया कि अब तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं. खबर है कि आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर फैज हमीद खुद उसे मनाने काबुल पहुंचे. कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मारने अफगानिस्तान की सीमा में घुस गए थे. दावा किया गया था कि उन्होंने सीमा के पास के इलाकों में बम भी बरसाए थे, जिसमें आम लोगों की मौत हो गई. जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी. ऐसा लगने लगा था कि तालिबान और पाकिस्तान दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसके देश में घटी कई आतंकी घटनाओं के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार है. यही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद कहा जाने लगा कि वो इस संगठन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि माना जाता है कि अफगानिस्तान के तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सोच एक जैसी है. यही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान की सेना कहती थी कि वो इस संगठन के साथ कभी समझौता नहीं करेगी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट रही है, जिसका सबूत है फैज हमीद के काबुल जाकर आतंकियों से मिलने की खबरें, जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह तो दे सकता है लेकिन उनसे लड़ नहीं सकता. द बलूचिस्तान